हेलो बच्चों, मैं हूँ शाज और आप देख रहे हैं शाज वाइस। आज अपन ग्रेड 8 NCERT उर्दू ख़याल इस टेक्स्ट बुक से नज़म नंबर 1 वादिये गंगा में एक रात इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम इसकी जो है एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज को भी सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ आपको, साथ ही साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे लिटिल बिट। क्योंकि हमारी वीडियो जो है एक्सरसाइज की है, इसलिए हम यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम ही देखेंगे इसको, लेकिन इतना एक्सप्लेन कर दूँगा कि वो आपको सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारी नज़्म नंबर 1 है जिसका नाम है वादिये गंगा में एक रात। यहाँ पर जो हमारे शायर है इनका नाम है अख्तर शिरानी। उनकी ये नज़्म है, उन्होंने कहा है इसको, उन्होंने लिखा है। अख्तर शिरानी कहते हैं कि वादिये गंगा में एक रात जो है, उनका ऐसा ख्याल है कि एक रात उनको मिल जाए जो वो वादिये गंगा में गुजारे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वादिये गंगा समझा दूँ। तो देखो भाई, वादिये गंगा जो लफ्ज़ है इसके मानी आते हैं गंगा की वादी, और गंगा की वादी में एक रात शायर गुजारना चाहते हैं। ठीक हो गया भाई। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, ए वादिये गंगा तेरे शादाब नज़ारे। ये बिखरे हुए फूल, ये निखरे हुए तारे, खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे। शायर अपनी इस नज़्म वादिये गंगा में एक रात, उसके पहले बंद में, बेटे हम लोग इसको बंद कहते हैं, ठीक है। ये 4 बंदों पर मुश्तमिल जो है हमारी नज़्म है, जिसमें पहला बंद का मफ़हूम ये निकलता है, मतलब ये निकलता है, उसकी तशरीह कुछ ऐसे होंगी कि करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे। मुसाफिर कहते हैं सफ़र करने वाले को, ठीक है। जो सफ़र करने वाला है, मुसाफिर है, उसको मोहब्बत से इशारे करते हैं कौन? ए वादिये गंगा तेरे शादाब नज़ारे। अब शादाब के क्या मानी आते होंगे भाई? शादाब के मानी आते हैं खूबसूरत, है ना, हरा भरा, ये शादाब के मानी है। यानी तेरे हरे भरे नज़ारे जो है मुसाफिर को मोहब्बत से इशारा करते हैं कि वो उसकी तरफ जाए और वादिये गंगा के नज़ारे देखें। ये बिखरे हुए फूल, ये निखरे हुए तारे, हर तरफ जो है वादिये गंगा में फूल बिखरे हुए हैं और रात का मंज़र है और आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं शायर को। खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे, और दरिया के जो किनारे हैं उसके किनारों पर खूबसूरत फूल खिले हैं और जो है वो महक रहे हैं और रात को तारे चमक रहे हैं। ऐसा मंज़र है वादिये गंगा का। समझ में आती बात? ये चांदनी रात और ये पुरखाब फ़ज़ाएँ, एक मौज तरब की तरह बेताब फ़ज़ाएँ, सब्ज़े का हुजूम और ये शादाब फ़ज़ाएँ, महके हुए नज़ारे हैं बहके हुए तारे। शायर नज़म के दूसरे बंद में कहते हैं कि चांदनी रात है और ये पुरखाब फ़ज़ाएँ। पुरखाब फ़ज़ाएँ भाई, देखिए जो पुरखाब है, ये पुरखाब जो है 2 अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है पुर और दूसरा है ख्वाब। दोनों के मानी अलग अलग आते हैं बेटा, लेकिन जब 2 ऐसे लफ्ज़ जिसके मानी अलग अलग हो लेकिन उनको एक लफ्ज़ बनाकर लिखा जाए, ऐसे लफ्ज़ों को हम मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुरक्कब कहते हैं। तो शायर ने यहाँ पर मैं मुरक्कब का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसके मानी क्या आते हैं? पुरख्वाब, नींद से बोझल, ख्वाब आलूद। ठीक हो गया, सोया हुआ। सोकर कोई शख्स ख्वाब देख रहा है, एक मौज तरब की तरह बेताब नज़ारे। बेताब बेचैन, ठीक हो गया। अब मौज तरब के माने क्या आते हैं? खुशी की लहर को कहते हैं। तो देखो यहाँ मौज है और मौज के जीम के नीचे ज़ेर लगी है और तरब है, मौज तरब, इसको कहते हैं इजाफ़त की तरकीब। ऐसा मुरक्कब आपको कोई नज़र आए तो आप उसको इजाफ़त की तरकीब कहेंगे, और ये जो नीचे ज़ेर है इसको ज़ेर इजाफ़त कहते हैं। जैसे कि किताबे खुदा, यानी खुदा की किताब। तो ये जो ज़ेर है ये मानी देता है का के, कभी की के और कभी के। जैसे किताब खुदा में खुदा की किताब, ठीक है, मौजे तरब, तरब की मौज, खुशी की लहर। अरे बात समझ में? इसे इजाफ़त की तरकीब कहते हैं और इसे मुरक्कब कहते हैं, पुरख्वाब को। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके? चले, ये चांदनी रात और ये पुरख्वाब फ़ज़ाएँ, एक मौज तरब की तरह बेताब फ़ज़ाएँ, सब्ज़े का हुजूम और ये शादाब फ़ज़ाएँ, महके हुए नज़ारे हैं बहके हुए तारे।
शायर कहते हैं चांदनी रात है, पुरखाब फ़ज़ाएँ हैं, और एक मौज तरब की तरह बेताब फ़ज़ाएँ। मौज तरब की तरह अभी बताया, खुशी की लहर आती जाती है वहाँ पर, सब्ज़े का हुजूम, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, और ये शादाब फ़ज़ाएँ हर तरफ। शादाब के मानी क्या आते हैं भाई? हरा भरा, बताया था ना अभी। शादाब फ़ज़ाएँ, हर तरफ हरा भरा माहौल है, महके हुए नज़ारे हैं, हर नज़ारा जो है महका हुआ है, खुशबू आती है उससे, और बहके हुए तारे, और आसमान में हर तरफ तारे बहके हुए मस्त तारे नज़र आ रहे हैं, और तारों से भरा हुआ आसमान उस मंज़र को और ख़ूबसूरत बना रहा है। ठीक है। तीसरे बंद में शायर फरमाते हैं, नींदों में है खोई हुई बेदार हवाएं, गुलजार हैं गुलरेज़ हैं गोहरबार हवाएं, हैं नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं, या बाल फिशा मस्ती निखत के नज़ारे। देखो, मस्ती निखत इजाफत की तरकीब है। ठीक हो गया। और इस बंद में शायर कह रहे हैं कि नींद के अंदर में सोए हुए हैं, खोए हुए बेदार नज़ारे हैं, गुलजार हैं, गुलजार कहते हैं गार्डन को, बाग को। ठीक है। और गुलरेज़ हैं, गुलरेज़ के मानी क्या आते हैं? फूल बिखराना, हर तरफ फूल बिखरे हुए हैं। गोहर बार हवाएं, और हवाएं ऐसे चल रही है मानो हवा के चलने से ऐसे लग रहा है कि कोई हवा में मोती बिखेर रहा है। गोहर कहते हैं मोती को, गोहर बार कहते हैं मोती बरसाने को। है नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं, नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं हैं, मस्त हवाएं चल रही है। उसके बाद कहते हैं भाई ये नूर जो है किससे आ रहा होगा? सितारों से आ रहा है, चांद सितारों का नूर, उनका उजाला। ठीक है, रोशनी। या बाल फिशा मस्ती निखत के नज़ारे। बाल फिशा क्या होता होगा? बाल फिशा भाई बाल फैलाए हुए, है ना। यानी यहाँ पर मैं रात से मुराद शायर की है। बाल फिशा मस्त निखत, निखत कहते हैं खुशबू को, खुशबू चल रही है, हल्का हल्का अंधेरा है, उसमें उजाला भी है चांद और सितारों का। ये नज़ारे शायर साहब देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वाले बंद में क्या कहते हैं, चलो देखते हैं अपन। सहरा है कि ख्वाबीदा नज़ारों के शबिस्तां, दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्तां, फिरदौस की पुरखैफ बहारों के शबिस्तां, अख्तर की तमन्ना है यहीं रात गुजारे। भाई अख्तर जो है हमारे शायर साहब, ये उनका तखल्लुस है। शायर का तखल्लुस होता है वो नाम जिससे शायर जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक हो गया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सहरा है कि ख्वाबीदा नज़ारों के शबिस्तां, शबिस्तां कहते हैं रात गुजारने की जगह, जहाँ पर रात गुजारी जाती है। दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्तां, भाई ये जो वादी गंगा है इसके दामन में चांद सितारों के शबिस्तां हैं। ऐसे लग रहा है कि चांद सितारों के बीच इंसान यहाँ पर आराम करेगा, सोएगा। फिरदौस की पुरकैफ बहारों के शबिस्तां, फिरदौस कहते हैं जन्नत को। किसको कहते हैं बोलो? जन्नत को। पुरकैफ कहते हैं मस्ती से भरा हुआ, पुरकैफ। फिरदौस के पुरकैफ बहारों के शबिस्तां, यानी जन्नत की बहारों के शबिस्तां। यानी ऐसा लगता है वादी गंगा में जाने के बाद शायर कह रहे हैं कि जन्नत से आने वाली बहारों में आदमी आराम कर रहा है, सो रहा है। अख्तर की तमन्ना है, अख्तर यानी शायर ख़ुद से कह रहे हैं कि मेरी तमन्ना ये है कि यहीं रात गुजारे, कि मैं यहाँ एक रात गुजारना चाहता हूँ। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। कुछ मीनिंग आपकी इसकी ग्लोसरी में, यानी कि मानी वो इशारात में दे रखे होंगे, लफ्ज़ और मानी के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हैं आप इसको। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, गौर कीजिए। दरिया के किनारे पुरलुत्फ़ मनाजिर होते हैं। भाई दरिया के किनारे पुरलुत्फ़ मनाजिर होते हैं, लुत्फ़ से भरे हुए। मनाजिर जो है मंज़र की जमा है, किसकी? मंज़र। मंज़र एक, मनाजिर एक से ज़्यादा। तो दरिया के किनारे पुरलुत्फ़ मनाजिर होते हैं, ठंडी हवाएं, खुला आसमान, रात के वक्त पानी में झिलमिलाते तारों का अक्स, ऐसे खुशनुमा मनाजिर हैं जिन्हें नज़्म में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। क्या चीज़ें बयान की गई हैं वहाँ पे? कौन कौन से मनाजिर है भाई? देखिए, ठंडी हवाएं चल रही है, खुला आसमान है, आसमान में तारे और चांद है, रात के वक्त पानी में झिलमिलाते तारों का अक्स, शैडो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस नज़्म में उसका जिक्र किया गया है। रात के वक्त चांदनी खुली हुई है, रात का वक्त और चांदनी खुली हुई है हर तरफ, और फ़ज़ा पुरसुकून है, यानी आसपास का माहौल सुकून है, सुकून भरा है, जिसे नज़्म में पुरखाब फ़ज़ा से ताबीर किया गया है। पुरखाब फ़ज़ा से ताबीर करना मतलब पुरखाब फ़ज़ा का इस्तेमाल करते हुए उस मंज़र को बयान किया गया है। यही फ़ज़ाए बेताब देखने वालों के दिल में खुशी की लहर पैदा कर रही है। और यही फ़ज़ाए बेताब देखने वालों के दिल में क्या
हाँ, खुशी की लहर पैदा कर रही है। ऐसा पस मंज़र इस पूरी नज़्म का है। ठीक है भाई। दरियाए गंगा का शुमार हमारी कदीम तरीन नदियों में होता है। भाई ये जो दरिया है गंगा, इसका शुमार, इसको हमारी कदीम तरीन नदियों में शामिल किया जाता है। उसका हिंदुस्तानी तहज़ीब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दरिया गंगा का हिंदुस्तानी तहज़ीब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये हमारी विरासत और तहज़ीब की बहुत बड़ी अलामत है, निशानी है। गंगा जमनी तहज़ीब रवादारी के साथ रहने का दर्स देती है। इंसानियत की बका का इन्हिसार पानी पर है। भाई इंसानियत की बका, इंसानियत की ज़िंदगी का इन्हिसार किस पर है? पानी पर मुनहसर है। ठीक है। इंसानों, मवेशियों के पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी का सबसे बड़ा ज़रिया नदियाँ ही हैं। भाई किन किन के लिए? देखिए, इंसानों के लिए, मवेशी जानवरों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो है सबसे बड़ा ज़रिया, पानी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? दरिया हैं, नदियाँ हैं। इब्तिदा में दरियाओं के किनारे ही इंसानों ने बस्तियाँ बसाई। शुरू में क्या हुआ? जब इंसानों ने ज़िंदगी गुजारना सीखी, उन्हीं दरियाओं के आसपास इंसानी तहज़ीब फली फूली, यानी इंसानी तहज़ीब ने वहाँ पर जन्म लिया और वहाँ पर उसकी परवरिश हुई। कहाँ पर? दरियाओं के किनारे। यही सबब है कि, यही वजह है कि हमारे मुल्क में दरियाओं को मुक़द्दस माना जाता है और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इनके किनारे मेले भी लगते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर दरिया के किनारे मेले भी लगते हैं। ठीक है। सोचिए और बताइए। नंबर 1, वादी गंगा के शादाब नज़ारे हमें किस तरह पुरकैफ नज़र आते हैं? ये बताना है आपने लफ्ज़ों में आपके टीचर को, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपने आंसर करना है। दरिया के किनारे वाक़े मैदानी इलाकों के नज़ारे देखकर दिल में क्या तमन्ना पैदा होती है और क्यों? इसकी वजह बताना है आपने। ठीक है। नंबर 3 है, बेदार हवा से आप क्या समझते हैं? ये बताना है। आप गंगा के नज़ारे को किस तरह बयान करेंगे? आपने जो है गंगा नदी देखी है, वहाँ के नज़ारे देखे हैं, आप उसको किस तरह बयान करेंगे ये आपको बताना है बोलकर। ठीक हो गया भाई। यह एक्टिविटी हमारे पास, नज़म को दोबारा पढ़िए और खाली जगहों में सही लफ्ज़ भरिए और मिसरा मुकम्मल कीजिए। मिसरे को मुकम्मल करना है। अच्छा, मिसरा समझता है कि आपको नज़म की या गज़ल की जो पहली वाली लाइन होती है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, उसको मिसरा कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी नज़म में अगर 20 लाइन है तो कितने मिसरे हो गए? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। एक लाइन को हम एक मिसरा कहेंगे, तो ऐसी 20 लाइन लिखी हुई है तो उसको कितने मिसरे कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। चलिए, नंबर 1 है, ए वादी गंगा तेरे खाली जगह नज़ारे। कैसे नज़ारे हैं? शादाब नज़ारे। ठीक हो गया। ये चांदनी रात और ये चांदनी रात और ये पुर ख्वाब फ़ज़ाएँ। आ रही बात समझ में? यानी कि सेकंड वाले में क्या आएगा? पुरखाब, और फर्स्ट वाले में शादाब। नंबर 3, गुलजार हैं गुलरेज गोहर खाली जगह फ़ज़ाएँ। तो क्या आएगा इसमें? बोलिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। ओके, कोशिश कीजिए बताने की। इसमें फ़ज़ाएँ आएगा कि हवाएँ आएगा कि सदाएँ आएगा? जी, इसमें आएगा हवाएँ। यहाँ पर पुरखाब, यहाँ पर शादाब। उसके बाद नंबर 4 में देखते हैं अपन, मन में लिए खाली जगह सितारों के शबिस्तां। किसके शबिस्तां? तो चांद के, सूरज के ख्वाबीदा। तो हम लिखेंगे चांद सितारों के शबिस्तां। कुल मिला के मिसरा क्या बन जाएगा? देखिए, दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्तां। ठीक है। नंबर 5, अख्तर की तमन्ना है यहीं खाली जगह गुजारे। क्या गुजारना है अख्तर की तमन्ना? रात गुजारना चाहते हैं अख्तर वहाँ पर में। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 5 में आ गया रात, 4 में आ गया चांद, और 1, 2, 3 में आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नज़म का उन्वान है वादी गंगा। उन्वान कहते हैं टॉपिक को, मजमून को। ठीक है। क्या उन्वान है भाई? वादी गंगा, यानी गंगा की वादी। ये आपको मैं पहले बता चुका। आप भी वादी लफ्ज़ के साथ इजाफत का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज बनाइए और इनके मानी मालूम करके लिखिए। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर एक हमको एग्जाम्पल दे रखी है, वादी के साथ कश्मीर। कुल मिलाकर क्या बना? वादी कश्मीर। ठीक हो गया। अब अपन वादी लेंगे और वादी के साथ लिखेंगे नील। तो वादी
नील, ये अफ्रीका के अंदर में है, दरियाए नील के साथ एक वादी है, उसको वादी नील कहते हैं। तो वादी कश्मीर, वादी नील है ना भाई। उसके बाद क्या आ सकता है, वादी सीना, सीना भी एक वादी है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वादी कैलाश, ये भी वादी कैलाश एक वादी है, ठीक है। आप इनको सबको देख सकते हैं, सर्च करके समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं ये। मैं वादियों के नाम लिख रहा हूँ आपको। और उसके बाद है वादी ऐमन, वादी ऐमन, वादी जिन भी है एक, वादी जिन सऊदी अरबिया के अंदर में है, ठीक है। वादी जमुना लिख सकते हैं अपन, जैसे वादी गंगा है, वादी जमुना भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ वादी मजनून हो सकती है। हरी बात समझ में। तो वादी का इस्तेमाल करके अलग अलग लफ्ज़ बना सकते हैं अपन। ये जितने भी बताया मैंने आपको, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। नील अफ्रीका के अंदर में है। उसके बाद सीना है, वादी कैलाश है, वादी यमुना है, और वादी ऐमन है, वादी जिन है। ये सब वादियों के नाम हैं। मेरा जो स्टाइलो काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर में, आप खुद देख लीजिएगा इसको। मुमकिन हुआ तो मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा इसको। ऑलराइट, उसके बाद है दी गई मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखिए। मुतजाद समझते बेटे आपको, उलट अल्फाज को कहते हैं, एंडोनेम्स, ठीक है। तो किनारे का मुतजाद आ गया दरमियान, ठीक है। नूर का आ गया तारीखी, ठीक है। उसके बाद हुजूम का आ गया तन्हाई, ऐसे लिखेंगे। अमन का आ गया जंग, और क्या हो सकता है, जी हाँ, अमन का जंग लिखेंगे। ख्वाब का क्या हो जाएगा फिर, ख्वाब का बेदारी, यानी जागती हालत। शादाब का क्या आ जाएगा फिर, वीराना, वीराना, ठीक है। शादाब यानी हरा भरा, हरा भरा की जिद वीराना। ख्वाब की जिद बेदारी, जागता। अमन सुकून, शांति की जिद। जंग हुजूम की जिद। तन्हाई नूर की तारीखी, और किनारा की दरमियान। चीज़ें समझ में आ गई। इसकी भी पिक्चर में लगा दूंगा, देख लीजिएगा। बाद है हमारे पास उल्टी गंगा बहना, मुहावरा है जिसके मानी है उल्टी बात या उल्टा काम करना। उल्टी गंगा बहना एक मुहावरा है जिसके मानी है उल्टी बात या उल्टा काम करना। दरियाए गंगा से मुताल्लिक़ कई और मुहावरे भी हैं। अपने साथियों से गुफ्तगू करके कुछ और मुहावरे तलाश करके लिखिए और इनके मानी भी बताइए। तो मैं बता देता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास मुहावरा गंगा से ताल्लुक़ रखने वाला, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है, जिसके मानी आते हैं मौका या हालात से फ़ायदा उठाना, ठीक हो गया। दूसरा एक और मुहावरा है गंगा नहाना, परेशानियों से पाक हो जाना, यानी गंगा नहाना, जो भी परेशानियां हैं उससे पाक हो जाना, उसको कहते हैं गंगा नहाना। समझ में आ रही बात। नंबर 3 मुहावरा है हमारे पास बेटा गंगा उठाना। गंगा उठाना मतलब गंगा के पानी को हाथ में लेकर कसम खाना, ये मुहावरे का मफहूम मतलब है। गंगा नसीब होना, गंगा नसीब होना यानी कि गंगा के पास मर जाना, इंतकाल कर जाना, ठीक है। उसके बाद एक नंबर 5 का मुहावरा है हमारे पास गंगा में चिराग बहाना। इसके माने आते हैं चिराग गंगा की नज़र करना, यानी गंगा में चिराग जलाकर गंगा में डाल देना। तो ये गंगा से ताल्लुक़ रखने वाले सारे मुहावरे थे जो मैंने आपको बता दिया। इसकी पिक्चर लगा दूंगा मैं। नज़्म में लफ्ज़ पुरकैफ इस्तेमाल हुआ है। हमको पता है पुरकैफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हमने यहाँ पर में। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पुर के मानी भरपूर या भरा हुआ, और कैफ के मानी है मस्ती या सुरूर। 2 मुख्तलिफ मानी वाले लफ्ज़ से मिलकर जो नया लफ्ज़ बनता है इसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। सबक यहाँ पर लिख दिया है, नज़्म होना चाहिए था। नज़्म से 5 मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ से सबसे पहला पुर ख्वाब। नंबर 2 पे लिखेंगे हम मस्तिए
निकहत, ये भी मुरक्कब है। गुलरेज, ये भी मुरक्कब है। मौजे तरब, ये भी मुरक्कब है। बलफशां, ये भी मुरक्कब है। गोहर बार, ये भी मुरक्कब है। इनमें से जो तुमको ठीक लगता आप लिख लीजिए। राइटिंग आपके समझ में नहीं आ रही होंगी, कोशिश कीजिएगा उसको समझने की, क्योंकि मैं स्टाइलस से लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिख रहा। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इसका भी पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगा। ओके, नज़म में मौजे तरब मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है। इसमें ज़ेर इजाफ़त का इस्तेमाल हुआ है। ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था ज़ेर इजाफ़त किसे कहते हैं। इजाफ़त दो लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। जैसे मौजे तरब का मतलब तरब की मौज यानी खुशी की लहर। ऐसे 5 मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें ज़ेर इजाफ़त का इस्तेमाल हुआ हो। 5 हमारी जो है नज़्म में हमको देखना है। ऐसे 5 अल्फाज है अगर तो लिख देना है, नहीं है तो जितने उतने लिख देना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमको हमारी नज़्म से मिलता है वादी गंगा। अगर हम मान ले इसको हमज़ा को इजाफ़त कर दें तो वादी गंगा चल जाएगा एक। वगरना ज़ेर इजाफ़त अगर लिखना है हमको तो मौजे तरब और दूसरा मस्ती निखत। ये 2 मिलते हैं। अलावा इसके पुरखाब, पुरकैफ, गुलजार और गुलरेज, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको। तलाश कीजिए। जिस तरह गंगा नदी रूहानियत और सकाफ़त की अलामत है और हिंदुस्तानी तहज़ीब में इसकी बड़ी अहमियत है, इसी तरह किसी दूसरी नदी के बारे में मालूम करके लिखिए। जैसे कि हमने गंगा के बारे में मालूम किया है अभी, आप जमुना के बारे में लिख सकते हैं और कोई दूसरी नदी के बारे में लिख सकते हैं। मुख्तलिफ शायरों ने दरियाए गंगा के हवाले से कई नज़में लिखी हैं। चंद नज़में तलाश कीजिए और पढ़िए। कदीम शहर नदियों के किनारे ही क्यों आबाद है, इस पर गौर कीजिए। पुराने शहर जो है नदियों के किनारे ही क्यों आबाद है, इस पर गौर कीजिए। सब अमली काम है। हमारे मुल्क में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से निकली हैं, जैसे गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र वगैरह। गंगा का मनबा यानी निकलने की जगह गंगोत्री है। हमारे मुल्क की बड़ी नदियों के नाम और उनके निकलने की जगहों के बारे में मालूम करके लिखिए। तो ये सब अमली काम है, आप कर सकते हैं आसानी से इसको, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। आए हुए अल्फाज तलाश कीजिए इस बॉक्स से और नीचे दी गई जगह पर लिखिए। तो इस बॉक्स में हमको लफ्ज़ तलाश करना है, वो लफ्ज़ जो नज़्म में आए हैं, और उसको नीचे लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला जो हमको यहाँ पर लफ्ज़ मिलता है वो है गंगा, ये वाला। हम नंबर 1 में गंगा लिख देंगे। नंबर 2 में निकहत, ये वाला। नंबर 3 में हम यहाँ से लिखेंगे ढूंढकर, दिमाग चलाकर, सोचकर, गौर करके। ये हमको मिल गया नंबर 3 सहरा। नंबर 4 ढूंढेंगे हम इसमें चांद। नंबर 5 हम इसमें ढूंढ लेंगे, हाँ ढूंढिए, नज़ारे, ये वाला। नंबर 6 फिरदौस। नंबर 7 ट्राई गोहर। और 8 आखिरी वाला रात। इसके सीक्वेंस आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे इसको 1 नंबर दे दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, 6, 7 और एक ये 8। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके।
पहले में क्या आ गया, गंगा, ऐसे है ना। दूसरे में क्या लिखेंगे अपन, ये लिख देंगे, चलो चांद, चैलिफ नून दाल चांद। और नंबर 3 में नज़ारे, ऐसे। नंबर 4 में सहरा। नंबर 5 में फिरदौस, जन्नत। नंबर 6 में निकहत। नंबर 7 में गौहर। नंबर 8 में रात। रात, रात कैसे जाएंगे, इधर से नीचे से ऊपर, रात। आ गई बात समझ में। चलिए, और कुछ बन सकता हो तो आप ट्राई कीजिए। ऑलराइट, अपने उस्ताद और साथियों की मदद से दर्ज झेल पहेलियों का हल तलाश कीजिए। नंबर 1, अमृत है जल की धारा, गढ़ में भी है कनारा, जाते हैं सब उसके दर्शन को, मोह लेते हैं नज़ारे उसके मन को। क्या चीज़ हो सकती है ये है नदी। चले दूसरा, एक शय अनमोल बड़ी है, शय कहते हैं चीज़ को, सारी दुनिया पीछे उसके पड़ी है, ख़ास है रब की नेमत बच्चों, संभाल कर इसे हमेशा रखो। क्या है रब की ख़ास नेमत, वो है पानी। ठीक हो गया। नंबर 3 है, पहाड़ से मैं चली गुनगुनाती, कदम कदम पर लहराती बलखाती, मैदान में आकर रूप निखारती, सभी जगह में पाई जाती। इस पहेली का मतलब क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए ऑलराइट, यहाँ पर मैं हमारा चैप्टर फर्स्ट यानी कि पहली नज़्म वादी गंगा में एक रात, जिसके शायर है अख्तर शिरानी, इसको हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, इसकी एक्टिविटी को हल भी कर लिया, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ऑलराइट, फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए